द ट्रेन ऑफ डेथ मूवी राइड की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देख पाते हैं जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा था ताकि वहां पर रेलवे लाइन को बिछाया जा सके। वहां से सीन अब आधी रात पर आता है जहां पर हम रहमत नाम के एक शेमन को देखते हैं जो कि उन कंस्ट्रक्शन ऑफिसर्स के पास जाकर उन्हें वहां पर रेलवे और टनल्स बनाने से मना करता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस चीज का अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता था और अगर वो ऐसा करते हैं तो भगवान भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात को नहीं सुनते और रहमत को वहां से भगा दिया जाता है। अब आगे हम फिर से रात के सीन के अंदर डार्टो और पाइमन नाम के दो वर्कर्स को देखते हैं जो कि टनल के अंदर रेलवे लाइंस बिछाने का काम कर रहे थे। उन दोनों के ऊपर असल में बहुत ही ज्यादा कर्जा होता है जिसके लिए वो ओवर टाइम कर रहे होते हैं। खैर अब डार्टो अपना काम करने के लिए टनल के अंदर चला जाता है, पर जब काफी देर होने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता तो पाइमन भी उसको ढूंढने निकल जाता है। लेकिन अंदर जाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि डार्टो को किसी एंटिटी ने पोजेस कर लिया था जिससे कि उसके बॉडी के ऊपर छेद होते जा रहे थे और डार्टो खुद टनल की छत से लटका हुआ था। ये सब देखने के बाद में पाइमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर वो खुद भी वहां से भाग नहीं पाता। खैर अब वहां से सीन बहुत समय आगे जाता है जहां पर हम संकारा नाम के नए रेलवे स्टेशन को देखते हैं जो कि वही रेलवे स्टेशन था जिसको बनाने का काम करा जा रहा था, यानी कि वो जंगल को काटने वाला। आज असल में उसकी ओपनिंग होती है और बहुत से लोग वहां पर आए हुए थे। साथ ही साथ वहां से जो ट्रेन चलने वाली थी वो असल में टूरिज्म ट्रेन थी जो कि पैसेंजर्स को एक रिजॉर्ट में लेकर जाने वाली थी जिसका नाम भी संकारा रिजॉर्ट ही था। पर वहां पर ढेर सारे लोग थे ताकि वो कुछ समय एंजॉय कर सकें। तभी हम पूर्णिमा और कैममेंग नाम की दो बहनों को देख पाते हैं जो कि कहानी की मेन लीड हैं। उनकी बातों से हमको पता चलता है कि ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 5 टनल से होकर गुजरेगी और उनकी जर्नी लगभग 7 घंटे की रहेगी। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी नजर स्टेशन के बाहर खड़े हुए बहुत सारे लोकल लोगों पर पड़ती है जिनमें ज्यादातर औरतें शामिल थी और वो लोग प्रोटेस्ट कर रही थी जो कि असल में उन्हीं रेलवे पर काम कर रहे आदमियों की बीवियां थी जो कि काम करने तो आए थे पर घर पर कभी वापस नहीं लौटे और बाद में उनको कभी भी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी गई। तभी हम सेंटोसो नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि संकारा रिजॉर्ट का मालिक था। साथ ही साथ उसने ही रेलवे लाइन में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। वो अपने असिस्टेंट बारा के साथ वहां पर आता है और बारा ने ही सेंटोसो के इन्वेस्टमेंट के बाद रेलवे लाइन का सारा काम देखा था। खैर अभी सेंटोसो बेकार मूड के अंदर ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। वह आगे ट्रेन का टीटी सीडिक सबका स्वागत करता है और यात्रा को चालू करता है। ट्रेन के अंदर हम डार्टो की बीवी रामला को भी देख पाते हैं जो कि खुद भी डार्टो के गायब हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और सेंटोसो से मिलने के लिए वो ट्रेन के अंदर आई थी। अब रामला तुरंत ही उस तरफ जाती है लेकिन उसे वहां पर डार्टो दिखाई देता है जो कि गायब हो गया था, जिसके अगले ही पल वो एक बार फिर से रामला को दिखाई देता है लेकिन वापस से अगले ही पल वो गायब हो जाता है और रामला इसे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसलिए वो ट्रेन के ही एक वर्कर से डार्टो का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछती है, मगर उस वर्कर के हिसाब से वैसा कोई आदमी उनके स्टाफ में कभी था ही नहीं। अब रामला उससे और कुछ पूछती है कि तभी उसकी नजर सेंटोसो पर पड़ जाती है जो कि बारा के साथ बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था। अब रामला तुरंत ही उसके पास जाने लगती है पर तभी वर्कर उसे ये बोलकर मना कर देती है कि बिजनेस क्लास के अंदर इकोनॉमी वाले अलाउड नहीं है। वहीं पर हम बारा और सेंटोसो की बातों से ये जान पाते हैं कि सेंटोसो को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि गांव की औरतें आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रही हैं। साथ ही साथ बारा भी उससे झूठ बोल देता है कि उसने कुछ वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया था और उनके ही परिवार वाले इसी संदर्भ में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये बात जानकर सेंटोसो को उन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज उसने स्टेशन पर बहुत से अमीर लोगों को भी बुलाया था जो कि आगे उसके रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, मगर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं उसकी इमेज उन इन्वेस्टर्स के सामने खराब हुई थी। अब उस पूरे टाइम पर हम बारा के एक्सप्रेशन से ये जान पाते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो सेंटोसो से छुपाने की कोशिश कर रहा था जो कि बेसिकली टनल्स या फिर जंगल के अंदर मौजूद किसी खास चीज के बारे में था। यानी कि जो कुछ भी शुरुआत में हुआ था उसके बारे में सेंटोसो को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर बारा सब कुछ जानता था जिसने उसको इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी सीन कैम्पिंग पर आता है जिसे बाहर एक रेवन बर्ड उड़ती हुई दिखाई देती है जो कि अचानक से ही ट्रेन की खिड़की से आकर टकरा जाती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन, इंडोनेशिया में भी आ चुकी है। खैर इसके बारे में जब कैम्पिंग पूर्णिमा को बताती है तो पूर्णिमा उस पर ध्यान ना देने के लिए कहती है, पर अब होता यह है कि अचानक से ही पूर्णिमा की तबीयत खराब हो गई थी। तब वो वॉमिटिंग करने के लिए ट्रेन के वॉशरूम की तरफ जाती है। अब उनके कोच का जो वॉशरूम था वो बिजी था, इसलिए उसको कोच नंबर 5 की जगह 4 में जाना पड़ता है और उसी वक्त ट्रेन पहली टनल के अंदर आ गई थी, जहां पर आते ही अचानक से ही 5वें कोच के अंदर अजीब सी चीजें होना चालू हो जाती हैं। खैर अभी हम पूर्णिमा को देखते हैं जो कि वॉमिट करते करते कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पीछे एज अ व्यूअर हम पाइमन के गोस्ट को नोटिस करते हैं, यानी कि शुरुआत वाले वर्कर को, जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गया था। यानी कि यहाँ पर डार्टो और पाइमन दोनों की ही गोस्ट हमको दिख रहे थे। अब बहुत देर होने के बावजूद भी जब पूर्णिमा वापस नहीं आती तो कैम्बिंग भी उसे ढूंढते हुए 4 नंबर कोच में आती है। उसी वक्त 5वें कोच की एक छोटी बच्ची अपने सामने दूसरी बच्ची को नोटिस करती है, जिसको देखकर वो उसके पास गई ही थी कि तभी अचानक से वो दूसरी बच्ची एक डिमोनिक एंटिटी में बदल जाती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देती है। अब इतने में ही वहाँ पर डॉन नाम का एक व्यक्ति आ जाता है जिसे सीडीक ने ही 5वें कोच में चेक करने के लिए भेजा था कि वहाँ पर शोर क्यों हो रहा है। डॉन भी वहाँ पर उस एंटिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। खैर अब जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर आती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी कि टनल्स के आसपास आने पर ही दिक्कत हो रही थी। चलो अब यहाँ पर पहला टनल तो निकल चुका था। अब तक कैम्बिंग ने भी पूर्णिमा को ढूंढ लिया था, पर जब उसको पता चलता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो डिसाइड करते हैं कि रिजॉर्ट पहुंचते ही सबसे पहले वो डॉक्टर को दिखाएंगे।
तभी अचानक से ही पूर्णिमा की नजर 5th कोच पर पड़ जाती है, जो कि अब अपनी जगह पर था ही नहीं, जिसको देखकर पूर्णिमा और कैमबैंग दोनों के होश उड़ गए थे। मतलब कि वो कोच उसी टनल के अंदर रह गया और इसका मतलब यही था कि अभी तक इन एंटिटीज ने बाकी कोचेस पर हमला नहीं किया है। यानी कि सोचकर देखो, उसकी तबीयत खराब हो गई जिसके चलते ये दोनों बच गए थे, अदरवाइज वो भी यहाँ पर चले जाते। पूर्णिमा और कैमबैंग अब टेकुन नाम के एक वर्कर को 5वें कोच के गायब होने के बारे में बताते हैं, जिसको जानकर टेकुन खुद भी शॉक्ड हो गया था। पर अभी वो बात को संभालने के लिए बहाना बना देता है कि ट्रेन का कोच एक ग्लिच के चलते ट्रेन से अलग कर दिया गया है और उसके अंदर मौजूद लोग रिजॉर्ट में ही आपको मिलेंगे। लेकिन अब चौथे कोच के बाकी सभी लोगों को भी 5वें कोच के बारे में पता चल जाता है और सभी पैनिक करने लगते हैं। लेकिन टेकुन एक बार वापस से सेम बहाना बनाकर सबको शांत करवाता है। कैमबैंग और पूर्णिमा कैफे एरिया की तरफ चले गए थे, जहाँ पर जब पूर्णिमा वापस से टॉयलेट में जाती है तभी उसका डॉक्टर उसे फोन पर कॉल करता है, जिसको कैमबैंग रिसीव करती है। जिससे कैमबैंग को पूर्णिमा की बीमारी के बारे में पता चलता है कि असल में उसको लीवर कैंसर है और वो अपना इलाज पूरा करवाए बिना ही शहर से बाहर आ गई थी। अब जब पूर्णिमा वापस आती है तो कैमबैंग उससे डॉक्टर की कॉल के बारे में बात करती है। असल में पूर्णिमा ने अब तक कैमबैंग को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था ताकि उसको दिक्कत ना हो, उसे बुरा ना लगे, और इसलिए अब कैमबैंग का मूड खराब था। जिस पर पूर्णिमा उसको समझाती है कि वो बस कैमबैंग के साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करना चाहती थी। वो रोज दवाइयाँ खा खा कर थक चुकी है और अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। तब कैमबैंग उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको अपना इलाज करवाना होगा, क्योंकि अगर पूर्णिमा को कुछ हो जाएगा तो कैमबैंग को अपने पिता के साथ रहना पड़ेगा, जिसको उनकी लाइफ से कोई लेना देना था ही नहीं। तब पूर्णिमा भी अपना इलाज करवाने के लिए मान जाती है। वहीं टेकुन जब ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल के पास जाता है तो उसको अजीब सा व्हाइट सब्सटेंस दिखाई देता है। साथ ही साथ वहाँ पर उसे वर्कर्स के गोस्ट भी दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन बनाया था। अब उनको देखकर वो डरता हुआ तुरंत ही सिडिक को ये बात बताता है, पर सिडिक को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि उनका कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट टूट चुका है और अब वो वापस से उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि असल में पैनल के अंदर मौजूद उसी सफेद चिपचिपे सब्सटेंस की वजह से हुआ था। साथ ही साथ अब टेकुन सिडिक को 5वें कोच के मिसिंग होने के बारे में बताता है, जिस पर पहले तो उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो खुद चेक करता है तो 5वां कोच सच में मिसिंग था, जिसको देखकर उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मगर अभी फिलहाल वो टेकुन से सेंटोसो को इस बारे में ना बताने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो बाकी पैसेंजर्स को अच्छे से ट्रीट करने के लिए भी कहता है। तब टेकुन भी पूर्णिमा और कैमबैंग को परेशान ना होने के लिए बोलकर कुछ बोनस पॉइंट्स देता है, जिससे कि वो कैफे एरिया या फिर रिजॉर्ट के अंदर अपने मनपसंद की चीजें खा पी सकते थे। अब उसी वक्त ये ट्रेन अचानक से दूसरे टनल में एंटर करती है। पहले तो हमें एक वीआईपी कोच को दिखाया जाता है, जिसके अंदर लोगों को किसी औरत के हंसने की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, पर बाद में पता चलता है कि असल में वो बस एक पैसेंजर थी जो कि फोन में फनी वीडियोस देखकर हंस रही थी। वहीं अब चौथे कोच के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग जर्नी को एंजॉय करते हुए गाना गा रहे थे, पर अचानक से ही उनमें से एक का गला चोक हो जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी सबका गला भी चोक होने लग गया था, जिसको देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और सब घबराने लगते हैं। लेकिन इतने में ही एक औरत जो कि पैसेंजर थी उसको एक एंटिटी पजेस कर लेती है और उसकी बातों से सब जान पाते हैं कि उन्हें उनकी गलती की सजा मिलेगी और अब उनको कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये बात किसी को भी कुछ समझ में नहीं आती कि उन्होंने किया क्या था, पर तभी वो एंटिटी सबके सामने आ जाती हैं और एक एक करके सभी लोगों को बेरहमी के साथ मारने लगती हैं। कैमबैंग जो कि बगल वाले कोच में ही थी और उसने सब देखा था, तभी ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है और अब की बार चौथा कोच भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर तो कैमबैंग की चीख ही निकल जाती है। और अब जब टेकुन, रामला और पूर्णिमा चौथे कोच को भी गायब होते हुए देखते हैं तो उनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। कैमबैंग उन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि टनल के अंदर आते ही पैसेंजर्स के ऊपर कुछ अजीब सी एंटिटीज हमला करती हैं जो कि इंसान नहीं है। तभी पूर्णिमा उसको शांत करवाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और इतने में ही वहाँ पर सेंटोसो भी आ जाता है, जिसके साथ 12 भी था। और अब सेंटोसो को भी ट्रेन से गायब हो रहे कोचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जिनके बारे में जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शौक में था। तब वो 12 से इन सब के बारे में पूछता है, लेकिन वो अभी भी उसको कुछ नहीं बताता। अब तो उसे बता देना चाहिए था, यहाँ पर इतने सारे लोग गायब थे, 2 कोचेस गायब हो गए थे। खैर तभी रामला सेंटोसो को बताती है कि हर टनल पर एक कोच गायब हो रहा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसलिए शायद उन्हें ट्रेन को रोक देना चाहिए। मगर 12 उसको काफी उल्टा सीधा बोलता है और गांव की गवार बोलकर शांत करवा देता है और सेंटोसो को वहां से लेकर जाने की रिक्वेस्ट करता है। मगर सेंटोसो को सच में वहां पर मौजूद हर एक इंसान की चिंता थी, क्योंकि अगर एक भी इंसान गायब होता है तो वो भी उसके रिजॉर्ट पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत देगा। इसलिए वो 12 से तुरंत ही सिडिक के पास जाकर कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने के लिए कहता है और खुद अभी वहीं पर ही रहता है। यानी कि इनका मालिक सही था, लेकिन गलत आदमी यहाँ पर 12 था। अगर वो इन सब के बारे में उसे पहले बता देता तो शायद से वो कुछ सोच सकता था। खैर 12 यहाँ से सीधा सिडिक के पास जा रहा था, तभी रास्ते में वो एक कोच की सीट पर कुछ अजीब से पौधों को नोटिस करता है जो कि सीट पर ही उग रहे थे, जिसको देखकर 12 ने तुरंत ही उन्हें किसी और की नजरों में आने से पहले ही साफ कर दिया। जिसके बाद जब वो सिडिक के पास जाता है तो उससे बात करके उसको पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अब इस बात ने 12 को भी परेशान कर दिया था, मगर अभी वो डिसाइड करता है कि वो सेंटोसो को अभी भी खुलकर कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वैसे तो वो पहले जंगल की एंटिटीज के बारे में जानता था, पर लालच में आकर उसने रेलवे प्रोजेक्ट चालू करने से पहले ही सेंटोसो को उसके बारे में नहीं बताया। और अगर वो अब इन सब के बारे में सेंटोसो को बताएगा तो उसकी जॉब जा सकती थी। 12 अभी बस सिडिक से जल्दी 5वें कोच के लोगों के पास जाकर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए कहता है, यानी कि जो लोग बच गए थे। और साथ ही साथ एक
एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए भी कहता है कि ट्रेन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर सिडिक खुद भी अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और तब वो 12 को चौथे कोच के गायब होने के पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसके अंदर उन डिमोनिक एंटिटीज को साफ साफ देखा जा सकता था। अब उनको देखने के बाद 12 भी डर चुका था, लेकिन अभी भी वो नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। इसलिए वो सिडिक से उस फुटेज को ही डिलीट करवाकर उसके ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन सिडिक नहीं चाहता था कि कोई भी इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर आकर उनके वीआईपी पैसेंजर्स को परेशान करे, और इसलिए वो बस सेंटोसो को वीआईपी कैबिन में आने के लिए कहता है। पर सेंटोसो खुद भी चाहता था कि वो पूर्णिमा, कैमबैंग और रामला को वीआईपी कोच में लेकर जाए, मगर सिडिक उससे झूठ बोलता है कि वीआईपी कोचेस पूरी तरह से फुल हैं। अब सेंटोसो कुछ भी ना कर पाने की वजह से वहां से जा रहा था कि तभी रामला उसे रोककर डाटो के बारे में बता देती है, जो कि काम करने तो गया था पर कभी भी वापस नहीं लौटा। और अब इस बारे में जानने के बाद सेंटोसो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि 12 ने उसे इन सब चीजों के बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और अगर उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता होता तो शायद वो पहले ही कुछ ना कुछ करता। वहीं अब हम पूर्णिमा को देख पाते हैं, जो कि टेकुन को अकेले पाकर उससे सारी सच्चाई पूछती है, जिस पर टेकुन भी भावनाओं में बहकर उसको बता देता है कि ट्रेन के अंदर मौजूद किसी भी ऑफिसर को नहीं पता कि क्या हो रहा है, और ये बात भी झूठ थी कि कोचेस ग्लिच की वजह से गायब हुए थे, क्योंकि कोचेस को ट्रेन से अलग करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसको ट्रेन के चलते समय कभी फॉलो नहीं करा जा सकता। पूर्णिमा ये सब जानकर और डर गई थी कि तभी उसको वापस से वॉमिट आती है, और इस बार जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसकी वॉमिट में खून भी आ रहा था, जिसका मतलब साफ था कि अब उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है कि तभी ट्रेन जो होती है वो तीसरे टनल के अंदर एंटर कर जाती है। अब उसी वक्त सेंटोसो एक वर्कर से बाहर जाकर सभी पैसेंजर्स का ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन सुकी जो कि वहां पर अब अकेले ही बैठी हुई थी, जो कि खुद एक कैफेटेरिया एम्प्लॉय थी, वो डरने लगती है और वो भी बाहर जाने के लिए पूछती है। पर सेंटोसो जानता था कि सुकी पहले से ही बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और पैसेंजर्स उसको देखकर पैनिक कर सकते थे, तो वो फिलहाल उसे मना कर देता है और दूसरी वर्कर के साथ तीसरे कोच में चला जाता है। तभी अचानक से उन्हें सुकी के चिल्लाने की आवाज आती है, और अब जब सेंटोसो और वर्कर वापस आकर देखते हैं तब तक सुकी वहां से गायब हो गई थी। साथ ही साथ अचानक से वहां पर उन्हें कुछ पलों के लिए एक बहुत ही खतरनाक डीमन दिखाई देता है, जिसको देखकर अब सेंटोसो भी डर गया था। पर अभी वो वापस से तीसरे कोच में चला जाता है, जहां पर अब वो सभी लोगों से धीरे धीरे दूसरे कोच में जाने के लिए कहता है, क्योंकि टनल के अंदर आते ही कोचेस गायब हो रहे थे और अब अगला नंबर तीसरे कोच का ही था। पर अब तक ढेर सारी डिमोनिक एंटिटीज वहां पर आ जाती हैं, और जब सभी लोग दूसरे कोच में जाने की कोशिश कर रहे थे तब वो लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते, और अब एंटिटीज एक एक करके सबको मारने लगती हैं। साथ ही साथ वहां मौजूद एक एंटिटी ने सेंटोसो को भी जान से मार दिया था। हम नोटिस करते हैं कि टेकुन और पूर्णिमा दूसरे कोच से ये सब देख रहे थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और उनकी आंखों के सामने ही सारे लोग मारे जाते हैं। फिर जैसे ही टनल से ट्रेन बाहर आती है तो तीसरा कोच भी गायब हो गया था, जिसको देखकर सेकंड कोच का एक आदमी तीसरे कोच के बारे में पूछने लगता है, पर पूर्णिमा या फिर टेकुन के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, और वो दोनों सीधा सीडी के पास जाते हैं और उससे ट्रेन रुकवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन एक बार वापस से अगली टनल के अंदर जाती है तो दूसरा कोच भी गायब हो जाएगा। पर सीडी के कुछ करने से पहले ही वहां पर 12 आ जाता है, जो कि ट्रेन को किसी भी हालत में रुकने नहीं देना चाहता था। उसे लगता है कि पूर्णिमा, कैमबैंग, रामला और टेकुन ये सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं और उन्होंने ही कुछ ना कुछ करा होगा जिससे कि ट्रेन के कोच गायब हुए थे। लेकिन आप सोच कर देखो कि इतनी एडवांस ट्रेन के अंदर ऐसा करना नामुमकिन था, तो यहाँ पर बेसिकली 12 पागल हो गया था। असल में 12 का ये मानना था कि इकोनॉमी क्लास वालों को जानबूझकर उन्होंने गायब किया है, ताकि बाद में वो सभी वीआईपी पैसेंजर्स और इन्वेस्टर्स को डराकर ट्रेन को खाली जगह पर रोक सकें और सभी लोगों को लूट लें। ये सब जानने के बाद दूसरे कोच के वो लोग जो अपने साथ बहुत ही सारा पैसा लेकर आए थे वो काफी ज्यादा डर गए थे और उन्हें भी 12 की बातों पर भरोसा होने लगा था। वहाँ पर पूर्णिमा सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, पर कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो होता है ना, जब डर का माहौल होता है तो इंसान कुछ भी भरोसा कर लेता है, किसी की भी बात सुन लेता है। और तभी कृष्ण नाम का एक आदमी जो कि अपने साथ ढेर सारे पैसे लेकर आया था, वो तुरंत ही एक बियर बोतल फोड़कर पूर्णिमा की तरफ तान देता है। तभी कैमबैंग वहाँ पर बताती है कि वो टनल के पास पहुंचने वाले हैं, जिसको देखकर पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और तुरंत ही कृष्ण को धक्का देती है। तब टेकुन और कैमबैंग भी उसकी मदद कर रहे थे। इसी बीच हम 12 को देखते हैं, जो कि अब फर्स्ट कोच के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को झूठ बोलने लगता है कि सेकंड कोच के अंदर चोर आ गए हैं, पर वो उन्हें फर्स्ट कोच में नहीं आने देगा। वहीं अब पूर्णिमा जब कृष्ण से फाइट कर रही होती है तब धोखे से होता यह है कि कृष्ण के वो बियर बोतल लग जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर अब तो बाकी सभी को यकीन हो गया था कि सच में ही पूर्णिमा उन्हें लूटने आई है, और यही सोचकर सब उसे रोकने और पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर वहाँ पर पूर्णिमा तुरंत ही बियर बोतल हाथ में लेती है और सबको डराती हुई टेकुन, रामला और कैमबैंग के साथ पहले कोच की तरफ बढ़ने लगती है। पर 12 ने पहले कोच का डोर पहले ही लॉक कर दिया था। टेकुन वहाँ गेट के ग्लास को तोड़ता है और 12 से गेट खोलने को कहता है, पर इतने में ही पीछे से सेकंड कोच के पैसेंजर्स वापस से टेकुन, पूर्णिमा, कैमबैंग और रामला को रोकने आ गए थे, और इस बार वो टेकुन को बहुत मारते हैं, मगर इतने में ही ट्रेन टनल के अंदर आ जाती है, जिससे वापस से वहाँ पर सारी एंटिटीज आ गई थी और एक एक करके ये एंटिटी सभी पैसेंजर्स को मारने लगती हैं जो कि सेकंड कोच के अंदर थे। और तब सिडिक जल्दी से आकर पहले कोच का दरवाजा खोल ही देता है और वहाँ पूर्णिमा, कैमबैंग, रामला और टेकुन अपनी जान बचाकर पहले कोच में अंदर आ गए थे, लेकिन बाकी सब लोग जिन्होंने उनकी बात पर भरोसा नहीं करा था वो मारे गए थे। तब सिडिक ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो ट्रेन को रुकवाएगा, पर तब 12 बीच में आकर उससे इंजन रूम की चाबी लेता है और बोलता है कि वो जाकर ड्राइवर से ट्रेन को रुकवाएगा। सिडिक ने भी उसको चाबी दे दी थी, जो कि मेरे ख्याल से उसकी गलती थी, लेकिन 12 इंजन रूम में जाकर ड्राइवर से उल्टा स्पीड
बढ़ाने को कह देता है। इस बारे में जब टेकुन और सिडीक को पता चलता है तो वो तुरंत ही बारा को रोकने जाते हैं। जिस दौरान बारा गुस्से में अब टेकुन को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। जी हाँ, बहुत ही शॉकिंग सीन था और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पर ट्रेन के अंदर तभी हम देखते हैं कि सिडीक, पूर्णिमा और रामला ने बारा को पकड़कर बांध दिया था। और तब जाकर हम सिडीक की बातों से जान पाते हैं कि बारा को पहले ही रहमत नाम के शेमन ने एंटिटीज के बारे में स्टार्टिंग में वार्न किया था, यानी कि ये ऑफिसर्स वही थे। पर लालच में बारा ने उसकी बात नहीं सुनी, साथ ही साथ उसने जानबूझकर जंगल भी कटवाए ताकि वो सेंटोसो से ज्यादा पैसे लेकर खुद कम पैसों में ट्रेन ट्रैक को बनवा पाएगा। क्योंकि पहले जहाँ से ट्रेन ट्रैक निकलने वाला था उसके अंदर ट्रेन लाइन बिछने में ज्यादा पैसे लगते। जो बात जानने के बाद सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। यानी कि सेंटोसो अच्छा आदमी था और उसने ट्रेन ट्रैक बिछवाने के लिए दूसरे रूट के लिए पैसे दिए थे। लेकिन यहाँ पर सारी गलती बारा की थी। उसने छोटे रूट से यहाँ पर सारा का सारा काम करवाया ताकि उससे उसके पास पैसे बच जाएंगे और वो अमीर हो जाता, और ऐसा हुआ भी था। जिसके बाद में तुरंत ही पूर्णिमा ट्रेन को रोकने के लिए कहती है और क्योंकि अब रिजॉर्ट ज्यादा दूर नहीं रह गया था तो वो लोग पैदल भी फॉरेस्ट वाले रास्ते से रिजॉर्ट की तरफ चलकर जा सकते थे। अब सभी इस बात पर एग्री करते हैं और ट्रेन को टनल में जाने से पहले ही रोक दिया जाता है। तब रामला बारा से डाटो के बारे में पूछती है, लेकिन बारा को तो डाटो के बारे में याद ही नहीं था। और अब उसकी ऐसी बेरहमी को देखकर रामला को गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो बारा को अकेले ही ट्रेन में छोड़ देंगे, जहाँ पर वो एंटिटीज उसे जान से मार देंगी, जो कि उसके गुनाहों की सजा होगी। इसके बाद एक इन्वेस्टर जो कि ट्रेन से नहीं उतरना चाहती थी उसको छोड़कर बाकी सभी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। तब तक अब अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन फिर सभी लोग जंगल के रास्ते से रिजॉर्ट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से ही कैम्बैंग टनल से बहुत सारी एंटिटीज को उनकी तरफ बढ़ता देखती है, जो कि अब टनल से बाहर भी आ रही थी। और तब जाकर कैम्बैंग और बाकी सबको ये समझ में आता है कि असल में ये एंटिटीज जो है वो डार्कनेस वाली हैं और वो टनल के अंदर नहीं बल्कि अंधेरे में हमला करती हैं। जिसको जानने के बाद सभी इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो एंटिटीज अब एक एक करके सबके ऊपर हमला कर देती हैं। सबसे पहले वो सभी पैसेंजर्स को मारती हैं और बाद में सिडीक और रामला को। तभी हम पूर्णिमा और कैम्बैंग को देखते हैं जो कि अभी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वहीं ट्रेन के अंदर जो इन्वेस्टर रुक गई थी उसको भी एक एंटिटी पदस कर लेती है और उसकी मदद से बारा को ये बोलते हुए मार देती है कि बारा को अपने फायदे के लिए जंगल बर्बाद नहीं करना चाहिए था। यानी कि ये डिमोनिक फॉरेस्ट एंटिटीज थी जो कि शायद से उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब वहां पर पूर्णिमा और कैम्बैंग को दिखाया जाता है जिन्हें भी अब एंटिटीज ने पकड़ लिया था। और तब जाकर एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील होती है कि जितने पेड़ काटे गए थे तो एंटिटीज असल में जिसको मार रही थी वो उनको एक पेड़ में बदल रही थी ताकि कटे हुए फॉरेस्ट की सारी चीजें कवर हो जाएं। और अब वही चीज वो कैम्बैंग और पूर्णिमा के साथ भी करने लगती हैं। इसी दौरान कैम्बैंग और पूर्णिमा में एक बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर वो दोनों ही एक दूसरे को बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहती थी। तब पूर्णिमा उस एंटिटी से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो कैम्बैंग को छोड़ दे और पूर्णिमा की जान ले ले, पर एंटिटी बस स्माइल करती है और पूर्णिमा की जान को छोड़कर कैम्बैंग को एक पेड़ बना देती है। एंड माइट भी शायद से ऐसा हुआ होगा कि उसको पता होगा कि उसे तो कैंसर है, वो वैसे भी मर जाएगी। उसके बाद में पूर्णिमा बस रोती रह गई थी। तभी वो सारी टनल्स भी अपने आप टूट जाती हैं और अब सीन 6 महीने बाद जाता है जहां पर हम पूर्णिमा को अब रहमत के साथ देख पाते हैं, जहां पर पूर्णिमा के बाल भी अब कैंसर की वजह से झड़ चुके थे। तब वो रहमत से पूछती है कि एंटिटी ने बस उसको क्यों छोड़ दिया। और तब जाकर ये रिवील होता है कि जो इंसान नेचर को या फिर जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एंटिटीज उनको पेड़ बनाती हैं और उनकी बॉडी के न्यूट्रिशन से ही वो पेड़ ग्रो होता है। पर क्योंकि पूर्णिमा को कैंसर था इसलिए वो बच गई और इसलिए वो एंटिटीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी। साथ ही साथ अब हमें इस बात का भी आंसर मिलता है कि ये एंटिटी सबको क्यों मार रही थी जबकि गलती सिर्फ बारा की थी। तो इसका साफ रीजन यही था कि अगर वो एंटिटी सिर्फ बारा को मारती तो उसकी जगह कोई ना कोई और आ जाता और एंटिटीज को ये नहीं पसंद कि कोई भी उनके फॉरेस्ट में आ जाए। बेसिकली वहाँ पर जितने भी जंगल कटे थे वो उन सबकी भरपाई कर रही थी और इसलिए उन्होंने सबको जान से मार डाला। ये सब जानने के बाद पूर्णिमा को अब कैम्बैंग की बहुत याद आती है और इसलिए वो उस पेड़ के पास जाती है जो कि कैम्बैंग की बॉडी से बना था और वो उससे बातें करने लगती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो मेंटली अपसेट भी हो चुकी थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ट्रेन ऑफ डेथ फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। मूवी काफी हॉरर है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।